पृथ्वी के आखिरी छोर पर मौजूद एक ऐसा सुनसान आइलैंड जहाँ पर कोई नहीं आता जाता था। लेकिन जब एक सीक्रेट एजेंट वहाँ पर अपना डेरा बनाकर रहता था तब पता चला कि उसका खतरनाक मिशन क्या है और वो जगह इतनी ज्यादा वियर्ड क्यों है। तो कहानी की शुरुआत होती है माइकल नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कुछ समय से एक आइलैंड पर मौजूद था। उसने तो सिर्फ वहाँ पर अपना एक शेल्टर बनाकर रखा हुआ होता है और कई दिनों से वहीं पर वो रहता जा रहा था। वो ना तो किसी से मदद मांगता और ना ही कांटेक्ट करने की कोशिश करता। माइकल तो अपने कुत्ते के साथ शेल्टर में ही रहा करता जैसे यही उसकी जिंदगी है। लेकिन हमें पता चला कि जेसी नाम की एक लड़की अपने अंकल के साथ शिप पर आ रही है। दरअसल वो दोनों यूजुअली यहाँ पर फिशिंग करने आया करते थे और लास्ट टाइम उन्होंने माइकल को देख लिया था उस आइलैंड पर। इसी वजह से जेसी अपने अंकल को मनाकर वापस इस आइलैंड पर आई है और वो तो माइकल के लिए कई सारी खाने की चीजें लेकर आई थी। जेसी तो जल्द से जल्द उसके पास वो बॉक्स रख देती है और ऊपर एक छोटा सा गिफ्ट भी रख रही थी। ये जेसी माइकल के लिए गिफ्ट लेकर आई थी ताकि वो खुश हो जाए। दरवाजे के सामने जेसी सारी चीजें रखकर वहाँ से चली जाती है अपने अंकल की बोट की तरफ। थोड़ी देर के अंदर ही माइकल अपने घर से बाहर निकलता है और वो उस गिफ्ट को छोड़कर बॉक्स को लेके चले जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे गिफ्ट से कुछ मतलब नहीं था। यानी अब उसके पास कुछ हफ्तों के लिए खाने पीने की चीजें और मौजूद हैं। माइकल पता नहीं क्यों कोई बड़ी सी बात छुपा रहा है जो किसी को नहीं पता है। वो ना तो जेसी और उसके अंकल से बातचीत करने की कोशिश करता और जब भी वो बोट लेकर वहाँ पर आते तो वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रख देता। एक तरीके से देखकर लग रहा होता है कि माइकल शर्मिला है, लेकिन उसने अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाया हुआ है जो थोड़े समय में रिवील होने वाला था। अब जब अगले दिन जेसी वापस से कुछ खाने की चीजें लेकर आती है तो वो देख पा रही थी कि माइकल उसका दिया गया गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से अब उसे थोड़ा गुस्सा आने लगा और वो दरवाजे को नॉक भी करती है। वो तब तक नॉक करती रही जब तक माइकल खुद बाहर नहीं आया। जैसी तो माइकल को वो गिफ्ट भी लेने के लिए कह रही थी जो उसने तैयार किया था, लेकिन माइकल कोई जवाब नहीं देता और वो दूसरे खाने के बॉक्स को लेकर अंदर जाने लगता है। लेकिन जेसी को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वो तो दरवाजे पर अपना पैर रख देती है जिससे वो बंद नहीं होता। लेकिन माइकल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उसने तो जेसी के पैर को झटका दिया और वहाँ से हटाकर फिर दरवाजा बंद कर दिया था। यानी उसे सोशलाइजेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पता चला कि जेसी के अंकल तुरंत ही उसे बोट के अंदर बुला रहे हैं क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है। वहाँ की लहरों की इंटेंसिटी काफी बढ़ गई होती है, यानी ये खतरनाक तूफान वहाँ पर आने वाला है। जेसी के अंकल की बोट थोड़ी सी आगे निकल चुकी थी, इसीलिए जेसी ने एक छोटा सा राफ्ट निकाला और पानी में कूद गई। वो जैसे तैसे अपने अंकल के पास पहुँचना चाहती थी, लेकिन लहरें इतनी तेज होती हैं कि वो डायरेक्टली पानी के अंदर गिर जाती है। जेसी के अंकल भी जब उसे बचाने के लिए गए तो उनकी बोट भी टेढ़ी होकर पानी के अंदर चली गई। यानी कि अब उन दोनों की जान काफी ज्यादा खतरे में थी। वहाँ आइलैंड पर घर के अंदर माइकल का कुत्ता थोड़ा भौंकने लगा था। जैसे ही माइकल की नजर समुद्र की तरफ जाती है तो वो समझ चुका था कि जेसी बहुत ज्यादा खतरे में है। वो जल्द से जल्द बिना कुछ बोले बाहर निकलता है और अपनी नाव से स्लाइड होते हुए पानी में चला जाता है। वो चारों तरफ देख रहा था कि आखिर जेसी और उसके अंकल कहाँ पर मौजूद हैं। पर वहाँ जेसी, जिसे तैरना तो आता था, लेकिन उसका पैर बड़े जाल के अंदर फंस चुका है, यानी इसी वजह से वो डूबती जा रही है। माइकल बिना देरी के पानी के अंदर गोता लगाता है और जैसे तैसे जेसी का पैर छुड़ाता है उन जालों से। उसने तो जेसी को अपने बोट के ऊपर रख लिया, लेकिन जब वो उसके अंकल को देखने के लिए जाता है तो पता चला उस जगह पर काफी देर हो चुकी है। जेसी के अंकल बोट के अंदर रहकर मारे गए थे। माइकल ने तो जेसी को सीपीआर भी दिया ताकि वो ठीक हो जाए। माइकल सबसे पहले जेसी को अपने शेल्टर के अंदर लेकर आ जाता है। कई देर तक जेसी एकदम से बेहोश पड़ी रही। उसका पैर तो एकदम सूज गया था वो जाल के कारण, और वहाँ निशान भी पड़ चुके थे, यानी वो कुछ समय तक प्रॉपरली चल नहीं पाएगी। अब अपने होश में आने के बाद वो अपने अंकल के बारे में पूछ रही थी, लेकिन माइकल उस समय पर शांत रहकर यही कहता है कि मैं उसे बचा नहीं पाया, शायद उनकी नसीब में जिंदगी नहीं मौजूद थी। जेसी उस समय पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो तो माइकल पर ही गुस्सा होकर कहने लगी कि तुमने पुलिस ऑफिसर्स को कॉल किया कि नहीं। माइकल उसका कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। जेसी तो ये भी कहती है कि मेरी फैमिली मेंबर्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे तो इस आइलैंड पर नहीं रहना और यहाँ से जाना है। लेकिन माइकल यहाँ मन ही मन में सोचता है कि उसकी कोई फैमिली अब बची नहीं है। जैसे कि मदर भी मारी गई थी, यानी अब वो पूरी तरीके से अकेली है। माइकल अब सीधा उस शेल्टर से थोड़ा दूर चला जाता है। थोड़ी देर तक तो जैसी वहाँ पर लेटी हुई थी, लेकिन अब वो वहाँ की कई सारे ड्रॉर्स में चेक करने लगती है कि उसे कुछ सामान मिल जाए। जैसे ड्रॉर में कई सारी चीजों को देखने लगी होती है, लेकिन अचानक उसे एक धारदार चाकू मिला।
वो तुरंत ही चाकू को अपने पास रख लेती है और पता चलता है कि माइकल कमरे के अंदर आने वाला है। तुरंत ही जेसी अपने बेड पर जाकर सो गई और ऐसा प्रिटेंड करने लगी कि उसके पास कुछ भी नहीं है। माइकल तो अभी भी जेसी की देखरेख करता जा रहा था। थोड़ी देर के अंदर अब माइकल जब जेसी के पास बढ़ता है तो पता चला जेसी उठ खड़ी होती है और उसने जो चाकू छुपाया था वो माइकल के सामने कर देती है। जेसी का कहना था कि उसे यहाँ से जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन माइकल इससे बिल्कुल भी घबराता नहीं। उसने तो उल्टा जेसी को ये सिखाया कि असली चाकू कैसे पकड़ते हैं और उसकी मदद से वार कैसे किया जाता है। जेसी तो फिलहाल इस मोमेंट पर समझ चुकी थी कि माइकल कोई बुरा आदमी नहीं है, वो तो सिर्फ उसका ख्याल रख रहा है और उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। माइकल तो जेसी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता और उसके घाव की मरहम पट्टी करता। वो तो जेसी के लिए खाना बनाता और उसे टॉयलेट लेकर जाता। यानी जेसी की पूरी जिम्मेदारी अब माइकल ने अपने कंधों पर ले ली है। जेसी भी धीरे धीरे रिकवर होने लगी थी और माइकल के कुत्ते के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करती, लेकिन जेसी को अभी भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। माइकल तो उसे बताने से इनकार कर देता और सिर्फ इतना ही मेंशन करता कि वो तुम्हारे अंकल को जानता था। एक्चुअल में जेसी के अंकल और माइकल एक दूसरे के साथ काम किया करते थे मिलिट्री फोर्सेस में। उस मोमेंट से ही उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। जेसी तो बार बार उसका नाम पूछते रहती, लेकिन माइकल ने कुछ रिवील नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है उस लड़की से। अब माइकल नोटिस करता है कि जेसी के पैर पर इन्फेक्शन फैलने लगा है। अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो उसका पूरा पैर काटना पड़ेगा। जेसी के हिसाब से अब उसे हॉस्पिटल जाकर इलाज कराना ही चाहिए, पर माइकल पता नहीं क्यों ये कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद वहाँ की सिटी में जाकर सारे मेडिसिन लेकर आऊंगा। फिलहाल वो जेसी को शेल्टर के अंदर आराम करने के लिए कहता है। माइकल तो अब बिना देरी किए अपने नाव पर बैठता है और आइलैंड से दूर जाने लगता है। जेसी बेचारी अब तक नहीं समझ पाई थी और फिलहाल अपनी चोट के कारण वहीं शांत बैठी हुई रहती है, लेकिन कहीं न कहीं लग रहा था कि ये तूफान आने से पहले की शांति है जिसमें शायद जेसी बुरी तरीके से फंस चुकी है। जेसी तो माइकल के भी कमरे में जाकर देखती है कि वहाँ उसने कई सारी ड्राइंग्स बनाई है और ये उसकी और उसके अंकल की थी। माइकल को खाली टाइम पर ड्राइंग करना बहुत पसंद था। इनफैक्ट जेसी को ये पता चलता है कि माइकल ने उसके द्वारा दिया गया गिफ्ट ओपन किया था। उसमें तो एक छोटा ग्लास वाला टॉय होता है जिसके अंदर एक लाइट हाउस बना था और ये लाइट हाउस सेम वैसा ही होता है जैसा उस आइलैंड पर मौजूद था। जेसी ये देखकर थोड़ा सा खुश हो जाती है। अब हमें लंदन के एक एरिया में दिखाया जाता है जहाँ पर कई गवर्नमेंट एजेंट्स आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था जो एक सीक्रेट मिशन चला रहा होता है। एक्चुअल में ये मिशन सबसे पहले गवर्नमेंट द्वारा ही अप्रूव किया गया था, जिसके अंदर उनके शहर में मौजूद सारे सीसीटीवी कैमराज और लोगों की जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उनके सारे एक्सेस गवर्नमेंट के पास होंगे। यानी वो सीसीटीवी और मोबाइल फोन के कैमरे से देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। ये मिशन सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि गलत चीजों को बढ़ावा ना दिया जाए और जो भी गलत चीज होने वाली है उसे पहले ही रोक दिया जाए। लेकिन जैसे ये चीजें पब्लिक को पता चली तो वो प्राइवेसी के बारे में बात उठाने लगे। इन्हीं रीजंस की वजह से उस बूढ़े आदमी पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन बूढ़े आदमी ने साफ मेंशन किया कि इस मिशन से उन्होंने कई सारे टेररिस्ट अटैक रोके हैं, लेकिन पब्लिक अब चाहती है कि इसे बंद कर दिया जाए। अब पता चला कि वहाँ के प्रेसिडेंट सीधा उस बूढ़े आदमी से बातचीत करने आ गए। प्रेसिडेंट को पता था कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है उनके लिए, लेकिन अब सारी जनता को दिखाने के लिए उन्हें उस बूढ़े आदमी को जॉब से निकालना होगा। प्रेसिडेंट ये बताने लगी कि तुम्हें जॉब से तो निकाल देंगे और तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा एजेंट आएगा, लेकिन तुम्हें अपनी सैलरी मिलती रहेगी और तुम इस मिशन को बैकग्राउंडली अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो। वो बूढ़े आदमी को ये बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ शहर में हमें माइकल दिखाया गया जो कि कुछ सामान लेने के लिए पहुँच गया होता है। उसे पता था कि हर एक सिक्योरिटी कैमरा ट्रेस किए जा रहे हैं, इसीलिए वो एक कपड़ों की दुकान में घुसता है और वहाँ की सिक्योरिटी कैमरा से छुपने के लिए कई सारे कपड़े खरीदकर उससे लेकर जाने लगता है। लेकिन शॉप के बाहर कुछ लड़कियाँ मोबाइल से फोटोज खींच रही थी जिस पर माइकल का ध्यान नहीं गया और उसके अंदर उसकी फोटो क्लिक हो जाती है। जैसे ही ये उन सीक्रेट एजेंट्स को पता चला वो तुरंत ही माइकल की फोटो सर्कुलेट करने लगे। सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि माइकल एक टेररिस्ट है जिसे कई साल से वो लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं। इसलिए जल्द से जल्द एक इन्वेस्टिगेशन जारी की गई और माइकल का वो सब पीछा करने लगे। माइकल भी जैसे तैसे सारे सामान लेकर वापस अपने आइलैंड पर आ जाता है। उसने तो जेसी को खाने पीने की चीजें दी और अच्छे कपड़े दिए जो उसे फिट आ जाते हैं। दोनों बैठकर काफी अच्छी तरीके से खाना खा रहे थे, पर तभी माइकल को कुछ आवाजें आई। वो जैसे ही पानी के अंदर देखता है तो एक मोटर बोट पर कई सोल्जर्स उसके आइलैंड पर उतर रहे थे। यानी ये बात सिंपल है कि वो पकड़ा गया है। माइकल ने तुरंत ही जेसी को अलर्ट कर दिया और अंदर जाकर छुपने के लिए कहा। वो भी खुद एक चाकू लेकर बाहर निकलता है और एक रस्सी को धीरे धीरे काटने लगता है।
बोट के ऊपर तो कई सोल्जर्स थे जो जैसे ही आइलैंड पर कदम रखते हैं तभी पता चला कि माइकल ने कई सारे जाल बिछा कर रखे थे। उसने जैसे ही रस्सी काटी तो पहाड़ पर से एक बड़ी चट्टान नीचे गिरने लगी। एक जाल फैल जाता है जिसमें कि एक सोल्जर फंसकर पानी में चला गया। माइकल ने तो लाइट हाउस की सारी इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दी थी जिससे हैलोजन लाइट उनकी आंखों पर पड़ने लगी। सभी सोल्जर्स कुछ सेकंड के लिए कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। यानी माइकल ने इतना दिमाग लगाया था किसी भी घुसपैठियों को रोकने के लिए, लेकिन सोल्जर्स की नजर माइकल पर पड़ जाती है और वो लगातार उस पर फायर करने लगे। माइकल भी अपनी जान बचाकर भागता है। अब एक सोल्जर उस चट्टान की ऊंचाई पर पहुंच गया माइकल को पकड़ने के लिए, लेकिन माइकल उसे भी चाकू मारकर नीचे फेंक देता है। जितने भी सोल्जर्स उसके सामने आ रहे थे माइकल उन्हें बड़ी आसानी से मारकर खत्म कर दे रहा था। ऐसा लगता है कि उसने इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ली है। माइकल का हर एक वार इतना सटीक था कि गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन पता चला कि एक सोल्जर चोरी चुपके घर के अंदर घुस गया है और वहाँ आवाज करके सभी को ढूंढने लगा था। पता चला कि माइकल का कुत्ता तुरंत ही भौंकते हुए उस सोल्जर पर अटैक करता है। जैसी अभी भी बाथरूम के अंदर छुपी हुई थी। वो कुत्ता कई देर तक सोल्जर को पकड़े रखा था, लेकिन सोल्जर ने अपनी बंदूक निकाली और उस डॉग को तुरंत ही मार दिया। यानी वो कुत्ता मर चुका था। सोल्जर ने सीधा बाथरूम ओपन किया और जेसी को पकड़ लिया अपने साथ। वो उसका चाकू भी अपने से दूर कर देता है। यानी कि अब वो जेसी को उठाकर अपने साथ बोट की तरफ लेकर जाने लगा। एक और सोल्जर था जो धीरे धीरे एक फार्म हाउस के अंदर घुसता है। वो चारों तरफ देख रहा था क्योंकि कुछ देर पहले यहीं से आवाज आई थी, पर पता चला कि माइकल उसी अंधेरे में छुपा हुआ है और उसने एक नुकीला खंजर उस सोल्जर की बॉडी में घुसा दिया। वो तो उस रस्सी को पकड़कर लटक गया होता है, जिससे कि वो सोल्जर ऊपर जाकर खत्म हो गया। पता चलता है कि थोड़े ही देर में एक और सोल्जर वहाँ पहुंच चुका है। माइकल को लगा नहीं था कि यहाँ पर दो सोल्जर साथ में आ जाएंगे, इसलिए उसे खुद सामने आकर उस दूसरे सोल्जर से लड़ाई करनी पड़ी। पता चला कि वो सोल्जर भी माइकल को काफी ज्यादा टक्कर दे रहा था। दोनों में कुछ देर तक बहुत ज्यादा हाथापाई होती है और माइकल ने उसे अपने फाइटिंग मूव से घायल भी कर दिया था। अंत में उसने नाव चलाने वाला एक चप्पू निकाला और सीधा उससे मारने लगा। माइकल ने तो सोल्जर के गले पर वो चप्पू लगा दिया होता है और उसे दबाकर उसने उस सोल्जर को मार दिया। यानी अब सोल्जर्स तो खत्म हो चुके थे, पर तभी जेसी के चिल्लाने की आवाज आती है। माइकल अब तुरंत ही उसे बचाने के लिए गया क्योंकि वो सोल्जर जेसी को लेकर जा रहा था। माइकल ने जल्द से जल्द एक बंदूक उठाई और सीधा उस सोल्जर के पैर पर गोली मार दी। वो सोल्जर नीचे गिर चुका था और जेसी भी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन माइकल को बंदूक चलाना इतना अच्छा आता था कि उसने तुरंत ही सोल्जर को खत्म कर दिया। जैसे तैसे अब वो जेसी के पास पहुंचता है और जेसी को कुछ नहीं हुआ था। जितने भी सोल्जर्स आइलैंड पर आए थे उसने सबको मार दिया, लेकिन तभी माइकल देखता है कि सोल्जर्स के बॉडी पर कैमरास लगे गए हैं, यानी वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे। माइकल ने तुरंत ही उनकी इक्विपमेंट्स बाहर निकाले और जेसी को वहीं पर रुकने के लिए कहा। माइकल अपने कमरे में जाता है तो पता चला उसका कुत्ता मर चुका है। वो तो अपने कुत्ते को इमोशनल होकर गुड बाय कह रहा था। तुरंत ही उसने एक छोटा मोबाइल फोन निकाला और किसी को कांटेक्ट किया। वो साफ कहता है कि मैं आ रहा हूँ और मेरे पास कई सारी चीजें हैं। यानी ये कोड वर्ड था जिसे कि माइकल ने अप्लाई कर दिया होता है। उसने तुरंत ही वो फोन डीएक्टिवेट किया और सारी जरूरत के सामान लेकर जेसी के साथ उसी बोट पर बैठकर निकल गया दूसरी तरफ। यानी उसने ये आइलैंड हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। पर यह बात तो कंफर्म है कि अब माइकल के बारे में सीक्रेट एजेंट्स को पता चल चुका है। वहाँ दूसरी तरफ उस सीक्रेट टीम को सारी बातें पता चल चुकी होती हैं कि उनके सभी सोल्जर्स मारे गए। उन लोगों ने तो माइकल को भी देख लिया था, इसीलिए उसकी तलाश जारी हो गई थी। माइकल तो जेसी के साथ स्कॉटलैंड के किनारे पर आ गया और वहाँ से एक सेफ शेल्टर की तलाश में निकल पड़ा। पता चलता है कि माइकल को भी गोली लगी है और उसके बॉडी से खून निकल रहा है। जेसी ये देखकर काफी डर गई और उसका इलाज करने के लिए कहती है, लेकिन माइकल के पास इन चीजों के लिए बिल्कुल समय नहीं था। उसे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अचानक अब सामने की तरफ उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें बैठकर वो निकल सकते थे, पर प्रॉब्लम यही है कि उसकी चाबी वहाँ पर नहीं थी। माइकल को जैसे तैसे वो चाबी लेकर आनी होगी, नहीं तो वो यहाँ से नहीं निकल सकते। माइकल को जैसे तैसे चाबी लेकर आनी होगी। उसने तो जेसी को गन दे दी और यहीं पर गार्ड करने के लिए कहा। पर अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहाँ पर हमें कार की जरूरत हो और अपनी जान बचाने के लिए उसे लेकर भागना हो, कार की चाबी ना होने के कारण आखिर हम उसे चालू कैसे करेंगे? तो किसी भी कार को विदाउट की से चालू करने की कई सारी टेक्निक्स आती हैं। उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्निक होती है वायर टेक्निक। ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि किसी भी कार को चालू करने के लिए जब की अंदर डाली जाती है तो वो बैटरी से पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट कर देता था और उसी से इग्निशन होता था सिस्टम का।
पर चाबी ना हो तो भी इसे इग्नाइट किया जा सकता है। कुछ वायर्स को डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो वो सर्किट एकदम से कंप्लीट हो सकता है। हमारा पूरा ध्यान स्टीयरिंग व्हील के साइड में जो बंडल्स वाली वायर्स होती हैं उन पर होनी चाहिए। उनमें से कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जो लाइट्स, वाइपर और हीटर के थे। हमें तो उन सारी चीजों को इग्नोर करके बैटरी और इग्निशन वाली वायर्स पर फोकस करना है। याद रहे कि बैटरी और इग्निशन वाले वायर को ही चाबी कनेक्ट करती थी, तो चाबी के बिना अगर हम डायरेक्टली वायर को एक दूसरे से मिला दें तो इग्निशन के कारण कार स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पता चला कि माइकल जब घर के अंदर घुसता है चाबी लेने के लिए तो वहाँ पर एक लड़का आ गया। उस जगह पर उसका फादर भी था जिसने माइकल पर गन तान दी थी। माइकल को लगा कि अब वो नहीं बचेगा, पर अच्छी बात होती है कि पीछे से जेसी आ गई और उसने भी गन पॉइंट करके उसे रोक दिया। हमें तो उन सारे सीक्रेट एजेंट्स की कम्युनिटी को दिखाया गया जिनके सिस्टम पर एक अलर्ट आता है। पता चला कि वो माइकल को जिस तरीके से टेररिस्ट समझ रहे थे वो कोई और था, यानी उनका सिस्टम अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है और किसी को वो दूसरा ही बना दे रहा है। जब उन लोगों ने माइकल की असली प्रोफाइल निकाली तो पता चला कि वो तो एक सोल्जर है जो कई साल पहले एक वॉर के दौरान मर चुका था। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस बूढ़े आदमी जिसका नाम डेट्रो होता है उसे मिल चुकी थी। पता चला कि एजेंसी माइल्स नाम के एक एजेंट को असाइन कर रही है इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। डेट्रो को भी जब पता चला कि माइकल अभी भी जिंदा है तो वो डायरेक्टली उस नए एजेंट माइल्स को कांटेक्ट करता है। डेट्रो ने साफ कर दिया कि तुम इस मिशन की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दोगे, और माइल्स एक्चुअल में उसके लिए ही काम करता था। डेट्रो के साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि माइकल और उस लड़की को मार दिया जाए। उन लोगों को तो एक कॉल भी आई थी जो उसी लड़के की थी जिस घर में माइकल और जेसी मौजूद थे। तो लोकेशन ट्रैक करते हुए तुरंत ही कई फोर्सेस उस जगह पर पहुंच गए। माइकल समझ चुका था कि ये पुलिस ऑफिसर्स नहीं बल्कि वही सीक्रेट एजेंट्स थे जो बहुत खतरनाक हैं। पता चला कि लड़के का फादर जब घर से बाहर निकलता है तो उसे तुरंत ही शूट कर दिया गया। उसका बेटा भी एकदम डरा हुआ था तो माइकल उसे बाहर जाने से मना करता है। घर के अंदर भी कई पुलिस ऑफिसर्स घुसने लगे थे जिसे कि माइकल मारने लगता है। उसने कई पुलिस ऑफिसर्स के गन ले लिए और एक एक को मारकर साइड में किया। तुरंत ही मौका देखकर माइक जेसी को बाहर लेकर निकलता है और आने वाले ऑफिसर्स के मुंह पर पेपर स्प्रे मारने लगा। एक ऑफिसर इतना डर गया कि उसने अपनी चाबी ही निकाल कर दे दी। यानी माइकल जेसी को तुरंत कार में बिठाता है और जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है। वहाँ सीक्रेट एजेंसी की मेंबर तुरंत ही आदेश दे रही थी कि उसे पकड़ा जाए। किसी भी हालत में माइकल बचना नहीं चाहिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो दूसरा माइल्स नाम का एजेंट उनका कॉल पिक नहीं कर रहा था। पता चलता है कि वो डेट्रो के कहे गए अनुसार काम कर रहा है और पुलिस ऑफिसर की कार का पीछा कर रहा है। उसने तो गन निकालकर माइकल की कार पर मल्टीपल फायर भी किए। माइकल जैसे तैसे जेसी को आगे बढ़ाकर लेकर जाने लगा था। दोनों कार्स के बीच एक अजीब सी रेस चालू हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे को टक्कर भी मारने लगे थे। एक मोमेंट पर लगा कि माइकल की कार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पर माइकल ने अपनी स्पीड कम कर दी और उस एजेंट के पीछे वाली कार पर आ गया। यानी अब माइकल पूरा एक्सलेरेशन लगाकर माइल्स की कार को ठोकने लगा होता है। माइल्स भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया और उसकी कार भी पलट जाती है। माइकल ने जैसे तैसे उसकी कार को और भी ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर ढकेल दिया और मौका रहते जेसी के साथ वहाँ से भाग गया। यानी माइकल बचने में भी बहुत ज्यादा माहिर है। हमें पता चला कि उस कार एक्सीडेंट में वो सीक्रेट एजेंट माइल्स अभी भी जिंदा है। वो जैसे तैसे बाहर निकलता है और एक आदमी को रोककर उसकी गाड़ी छीन लेता है। यानी अभी भी वो माइकल का पीछा करने से रुकेगा नहीं। वहाँ सीक्रेट एजेंट की लीडर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके माइकल को अभी भी ढूंढ रही थी। उसने तो कॉल कर दिया डेट्रो को और माइकल के बारे में पूछने लगी। तब जाकर डेट्रो ये बताता है कि माइकल कुछ समय पहले ऐसे सोल्जर्स के साथ काम करता था जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और गवर्नमेंट के लिए सीक्रेट मिशन किया करते। एक समय वो ऐसा खतरनाक मिशन करने गए जिसमें उन्हें कई टेररिस्ट को मारना था दूसरे शहर में। लेकिन माइकल उस मिशन के बाद वापस कभी आया ही नहीं। टीम की लीडर को जब ये पता चलता है तो वो उस मिशन के बारे में और माइकल से रिलेटेड सारी जानकारी निकालती है। ये एक ऐसा मिशन था जो अलग अलग देशों में किए जाते। माइकल और उसकी पूरी टीम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने की। लीडर को ये भी पता चला कि माइकल कुछ समय पहले एक वैज्ञानिक को बचाने के लिए गया था। उसने अपना मिशन तो कंप्लीट कर लिया लेकिन उस मोमेंट के बाद से ही वो गायब हो गया। स्टेटस ये दिखाया जा रहा था कि माइकल मर चुका है लेकिन अब वो जिंदा है और आखिर कौन सा प्लान कंटिन्यू कर रहा है उसे नहीं पता। हमें पता चला कि डेट्रो उस लीडर के ऊपर भी कैमरा की मदद से नजर रखे हुए और सारी इन्फॉर्मेशन अपने सीक्रेट एजेंट माइल्स को प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ दूसरी तरफ माइकल और जेसी कार के अंदर आगे बढ़ रहे थे। जेसी पूछने लगी कि माइकल की कोई फैमिली है कि नहीं।
पर माइकल एक सीक्रेट एजेंट था और उसे पता था कि अगर वो फैमिली बनाएगा तो वो खुद कमजोर पड़ जाएगा, इसीलिए उसने सोशलाइजेशन कभी किया ही नहीं। जैसी अब तुरंत ही एक पिक्चर निकालती है जो उसके डॉग की थी। उसे पता था कि माइकल सिर्फ अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो तो उसे पिक्चर दे देती है। जैसे तैसे माइकल और जेसी कार से नीचे उतरते हैं और एक शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो सारे सीसीटीवी कैमरास और मोबाइल फोन से बचते हुए फिर रहे थे, लेकिन एक कार के डैश कैम ने उनकी फोटोज कैप्चर कर ली थी। ये सारी बातें डेट्रो को पता चल गई होती हैं, इसीलिए उसने सबसे पहले उनकी सारे डेटा को डिलीट कर दिया और उनकी एक्चुअल लोकेशन अपने सीक्रेट एजेंट माइल्स को प्रोवाइड कर दी। माइल्स को भी पता चलने पर वो तुरंत उस जगह पर जाता है। माइकल जेसी को लेकर एक चर्च में आता है जहाँ पर वो अपने सबसे पुराने दोस्त आर्थर से मिल रहा था। आर्थर भी उसके साथ सीक्रेट एजेंट का काम करता था। तुरंत ही सारी बातें बताने पर आर्थर उन दोनों को अपने घर पर लेके जाता है। पता चला कि आर्थर हैकिंग का काम चालू कर चुका है। उसने तो माइकल के पूछने पर यह बताया कि जब गवर्नमेंट अपनी सीक्रेट मिशन किया करती थी और उन्होंने सारे सिविलियंस के कैमरा का एक्सेस ले लिया था, तब आर्थर ही वो था जिसने माइकल की जगह पर किसी दूसरे इंसान की फोटो डाली थी। ये इसलिए ताकि माइकल खतरे में ना पड़े। और अब तो वो चाहता है कि माइकल एक सेफ जगह पर चले जाए। वहाँ घर के अंदर जेसी आर्थर की कई सारी दवाइयों को देखती है और इससे एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ। वो तो तुरंत ही आर्थर और माइकल के पास आकर कहने लगी कि आर्थर को कैंसर है, जैसे कि जेसी की मदर लिया करती थी। आर्थर ने भी अपने साथी माइकल के सामने रिवील किया कि कुछ ही दिन उसके पास बचे हुए हैं और इतने कम समय में वो बहुत सारे अच्छे काम करना चाहता था। माइकल जरूरत के सामान लेने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो पता चला वहाँ सीक्रेट एजेंट माइल्स आ चुका है। उसने तो तुरंत हमला करना स्टार्ट कर दिया माइकल के ऊपर। दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट होती है क्योंकि उनके पास अच्छी खासी फाइटिंग स्किल्स थी। देखकर लग रहा था कि माइकल हार रहा है क्योंकि माइल्स ने उसे पकड़ कर रखा था, पर जैसे तैसे जेसी एक गन लेकर उसके सामने आ जाती है। माइल्स ने तुरंत ही उससे गन छीनी और सबके ऊपर पॉइंट कर दिया, बट माइकल ने भी एक कील ठोकने वाली गन निकाली और उसके ऊपर शूट करने लगा। मौका रहते ही वो जेसी को लेकर तुरंत ही कार में बैठता है और आर्थर के साथ भाग जाता है, यानी कि माइल्स इस बार भी फेल हो गया। आर्थर ने तो माइकल को एक मोबाइल फोन दिया और उससे अलग हो जाता है, यानी कि अब वो फिर से जेसी को लेकर एक सेफ जगह जाएगा। जेसी तो अब माइकल के साथ उसके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाना चाहती थी, पर माइकल को पता है कि जेसी की जिंदगी इससे ज्यादा बेटर हो सकती है। वहाँ डेट्रो ने तो कई सारे ऑफिसर्स को माइकल के पीछे भेज दिया था और उन सीक्रेट एजेंट्स की टीम को ये पता चल चुका होता है कि कोई चोरी चुपके उनके सिस्टम के एक्सेस कर रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि डेट्रो ही था। डेट्रो अपने हिसाब से वहाँ की डिटेल्स चेंज कर देता। अब हमें पता चला कि माइकल के पास एक अच्छा प्लान है। वो सीधा एक बार के अंदर पहुंच जाता है जहां वो और जैसे सिक्योरिटी कैमरास में बिना डरे हुए अंदर चले जाते हैं। माइकल ने तो सिक्योरिटी गार्ड को मारा भी और सीधा वहां से एक गैंगस्टर के पास पहुंच जाता है। डेट्रो ने भी अपने सिस्टम से पता कर लिया था और इसकी इन्फॉर्मेशन वो शेयर भी कर देता है। माइकल तो उस गैंगस्टर से जेसी और उसका एक नकली पासपोर्ट बनाने के लिए कहता है ताकि उन्हें ट्रांसफर किया जा सके। माइकल धमकी भी देने लगा कि अगर वो खुद फंसा तो वो उसे भी फंसा देगा, इसलिए गैंगस्टर डर के मारे सारे नकली पासपोर्ट बना देता है। लेकिन पता चला कि उस नाइट बार में पहले से ही कई सारे एजेंट हैं। माइकल अब चोरी चुपके अपने डिटेक्टिव स्किल्स का यूज करता है और उन लोगों को मारने लगता है। एक को तो उसने गन से मार दिया और दूसरे को ग्लास तोड़कर उसके गले में घुसा दिया। जेसी भी उसकी मदद करती है, लेकिन एक एजेंट उसे चोट पहुंचा देता है। चारों तरफ अब लोगों में हड़बड़ी मच चुकी थी और वो वहाँ से भागते हैं, पर उस एजेंट ने जेसी को अपने साथ पकड़ लिया और लेकर जाने लगा। आर्थर जो अभी भी माइकल की मदद कर रहा था वो उसकी लोकेशन बताता है और उसी की मदद से माइकल जैसे तैसे जेसी को बचाने में कामयाब हो जाता है। पता चला कि वहाँ कई और सीक्रेट एजेंट भी थे। इनफैक्ट माइल्स भी वहाँ पहुँच चुका था, पर माइकल ने एक बाइक निकाली और सीधा जेसी को लेकर बंदरगाह की तरफ पहुँच गया। वहाँ पर तो एक बोट अरेंज की थी जो उन्हें काफी दूर लेकर जाएगी। जेसी तो बोट में बैठ गई होती है, लेकिन माइल्स शूट कर रहा था अभी भी। माइकल अभी भी पीछे ही रहता है ताकि वो माइल्स को मार दे। दोनों में कई सारी फाइटिंग और बचने की कोशिश होती है, पर माइकल ने एट द एंड एक लोहे की रॉड ली और उस पर जंजीर बांध दिया। सीधा वो माइल्स के सर पर हमला करके उसे खत्म कर देता है, यानी वो जेसी के साथ बोट पर बैठा और वहाँ से निकल गया। कुछ दिन इस तरीके से बीत जाते हैं और हमें डेट्रो दिखाया गया जो अचानक देखता है कि उसके कई सिक्योरिटी गार्ड्स मर चुके हैं। पता चला सामने उसके माइकल मौजूद है जो उसी सीक्रेट प्लान के बारे में बात कर रहा था जिसमें डेट्रो शामिल है। डेट्रो कुछ कह पाता इससे पहले माइकल ने उसे शूट कर दिया। अब कई महीने इस तरीके से बीत चलते हैं और हमें दिखाई गई जेसी जो स्पेन में एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। पता चला कि सीक्रेट एजेंट अभी भी जेसी के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जेसी को ढूंढेंगे तो माइकल अपने आप मिल जाएगा।
अचानक किसी ने कैमरा ऊपर कर लिया और जैसे जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ माइकल मौजूद था, यानी वो दोनों वापस एक हो चुके हैं। हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।